मैं डॉक्टर विकेश कुमार त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ गांधी एंड पीस स्टडीज़, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मोतिहारी, बिहार। आज जब कि डाक से मुझे एक किताब प्राप्त हुई। ये किताब है जिसका प्रकाशन रोटलेज ने किया है और ये ग्लोबल एडिशन है इस किताब का टाइटल है माओइस्ट इंसर्जेंसी, स्टेट एंड पीपल, ओवरलुक्ड इशूज एंड अनएड्रेस्ड ग्रीवांसेस। इस किताब का संपादन प्रोफेसर अंशुमान बेहरा ने किया है। प्रोफेसर अंशुमान बेहरा जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ में पीस और सिक्योरिटी स्टडीज़ सेंटर में बतौर एसोसिएट प्रोफेसर काम करते हैं। इस किताब में एक अध्याय मैंने भी लिखा है। इस किताब का 7वां अध्याय है जो मैंने कंट्रीब्यूट किया है, जिसको इस किताब में 7वें अध्याय के रूप में जगह मिली है। मेरे चैप्टर का टाइटल है वायलेंस एंड थ्रेट परसेप्शन, माओइस्ट कॉन्फ्लिक्ट एंड द इंडियन स्टेट। अपने इस किताब में मैंने जिन बातों पर चर्चा की है या जिन मुद्दों पर मैंने बातचीत की है वो बहुत ब्रीफ में मैं रखने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा टाइटल से रिफ्लेक्ट हो रहा है कि मैं वायलेंस और थ्रेट परसेप्शंस पे बात कर रहा हूँ और कॉन्टेक्स्ट जो है वो माओइस्ट इंसर्जेंसी है और इंडियन स्टेट उससे कैसे टैकल कर रहा है उस पर उसी के कॉन्टेक्स्ट में इसको देखने का प्रयास किया गया है। इस चैप्टर में मैंने शुरुआत में एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ 2 पैराग्राफ लिखा है, जिसमें मैंने एक छोटा सा सवाल खड़ा करने की कोशिश की है, जिसका उत्तर भी इसी चैप्टर में हमने दिया है। सवाल ये किया है मैंने कि जो भारत का जो माओवादी जो संघर्ष है वो क्या वास्तव में अनिश्चित जो असमानता या अव्यवस्था या शोषण के विरुद्ध तथा कथित शोषण के विरुद्ध है। जैसा कि कहा भी जाता है कि जो संघर्ष की जो जड़ें हैं वो असमानता में निहित होती हैं। तो क्या सच में असमानताएं इतनी विकराल हैं या असमानताओं के होने से या उन असमानताओं की वजह से क्या मध्य भारत, मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ जो कि माओवादी हिंसा से ग्रसित है, क्या सच में वहाँ पर इस तरह के जो संघर्ष हैं या इस तरह की जो हिंसा की परिस्थितियाँ माओवादियों के द्वारा पैदा की गई हैं, क्या उनके पीछे वास्तविक कारण उस क्षेत्र में व्याप्त असमानता ही है या कुछ और कारण भी हैं। बहरहाल इन सवालों का जवाब देने के प्रक्रिया में मैंने भारत राज्य की भूमिका का भी विश्लेषण किया है और माओवादियों द्वारा भारत राज्य को एक निश्चित दूरी पर, यानी कि आम जनता से भारत राज्य की नीतियों, कल्याणकारी योजनाओं को एक निश्चित दूरी पर रखने का जो उनका प्रयास है, हिंसक प्रयास है, उस पर भी थोड़ी बहुत चर्चा की गई है। इंट्रोडक्टरी पैरा के बाद हमने माओवादी हिंसा के बारे में थोड़ी बहुत बात की है। जैसा कि माओवादी लोग जो हैं वो चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन माओ के उस वाक्य से प्रभावित हैं जहां उसने कहा था कि पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ गन। तो उस पूरी विचारिकी को भारत के नक्सलवादी आंदोलन जो कि 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से शुरू हुआ था, लगभग वहां से ही इसका अनुपालन शुरू कर दिया गया था। चारू मजुमदार ने एनहिलेशन डॉक्ट्राइन, यानी कि अपने वर्ग शत्रु के समूल नाश के सिद्धांत को अपना करके एक सशस्त्र क्रांति का आह्वान किया था। तो दरअसल जो माओ की वो लाइन की
पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ गन, ये बेसिक फिलॉसफी है इस पूरे भारत के माओवादी आंदोलन के पीछे जो काम कर रही होती है। एक बड़ी लाइन है कि एक बार चारू मजूमदार ने कहा था, जो मैंने इसमें कोट भी किया है कहीं, अगर वो मुझे आसानी से दिख गया तो मैं ज़रूर काउंट पढ़ूंगा। हाँ, मजूमदार ने कहा था कि वन हु हैज़ नॉट smeared his hands red with the blood of the class enemy is not fit to be called a communist। यानी कि अगर आप एक कम्युनिस्ट हैं, कहे जाने का अधिकार तब रखते हैं जब आपने वर्ग शत्रु के खून से अपने हाथ को रंगा हो। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आप कम्युनिस्ट कहे जाने के लिए फिट नहीं होते हैं। तो माओवादी संघर्ष की जो फिलॉसफी है, जो उसके पीछे जो दर्शन है, वो मूल रूप से हत्या का, खून खराबे का ही दर्शन है। इसके बाद इसके पीछे जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी भी काम करती है, जिसको मैंने चार ऐसे कैरेक्टर्स मैंने आइडेंटिफाई किए। वो कौन से कैरेक्टर हैं? जो 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 फिलोसफी, जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालते हैं, वो ये हैं कि इस तरह के हिंसक गतिविधियों के द्वारा जो है माओवादी लोग बहुत सफलतापूर्वक राज्य को अपनी जनता से एक निश्चित दूरी पर रखने में सफल हो रहे हैं, और राज्य जो है अपनी जो लोक कल्याण की नीतियां हैं, जो वहाँ पर तमाम समस्याएं हैं, उनको उनके समाधान के जो राज्य के प्रयास हैं उनमें बाधा खड़ी करते हैं। और इस बाधा खड़ी करने की प्रक्रिया में वो बहुत आराम से अपना ये प्रोपेगेंडा फैला लेते हैं कि राज्य जो है अपनी जनता का ध्यान नहीं दे रहा है, और इसकी वजह से यहाँ पर असमानताएं और उस तरह की विषमताओं वाली परिस्थितियाँ पैदा हो रही हैं। दूसरा, जो इनकी हिंसक जो परिस्थितियाँ हैं, इस तरह की हिंसा से जो है गरीबी, वंचना की समस्याएं बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ने लगती हैं। और जब गरीबी, वंचना और जो है अभाव की स्थिति पैदा होती है, वल्नरेबिलिटी की स्थिति पैदा होती है, तो निश्चित तौर पर यह जो है लोगों को ऐसी स्थितियाँ लोगों को हिंसा के प्रति रोमांटिसाइज करती हैं, और उस रोमांटिसाइज कंडीशंस में जो है लोग बड़े पैमाने पर ऐसे इंसर्जेंट्स ग्रुप को ज्वाइन करते हैं। तो अपने इंसर्जेंट ग्रुप को में लोगों को ज्वाइन कराने, अपनी संख्या बढ़ाने के लिए भी का भी एक मनोवैज्ञानिक प्रयास जो है माओवादी लोगों के द्वारा हिंसा के माध्यम से किया जाता है। इसके अलावा जो है इस तरह का जो समाज होता है, वो ऐसे लोगों को, ऐसे हिंसक लोगों को भोजन और आवास प्रदान करता है, और ये सारी स्थितियां जो है एक तरीके से हिंसा की एक संस्कृति के साथ साथ एक भय के समाज का भी निर्माण करती हैं। निश्चित तौर पे जो फॉर्म्स ऑफ वायलेंस है इनका, तो अगर एक लाइन में मैं अगर पढ़ूं तो जो इनके टारगेट्स हैं, 3 टारगेट्स ऑफ द इंडियन रेवोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ इम्पीरियलिज्म, कैम्पराडोर ब्यूरोक्रेट, कैपिटलिज्म एंड फ्यूडलिज्म। ये 3 जो है इनके मुख्य टारगेट हुआ करते थे। जैसे एक साम्राज्यवादी लोग, और कैम्पराडोर बुर्जुआ पूंजीवादी लोग, और सामंतवादी लोग। लेकिन ये जो इनके प्रमुख जो टारगेट थे, ये उस समय थे जब नक्सलवादी आंदोलन 1967 में शुरू हुआ, और 70 के शुरुआती दशक में जो है शुरुआती वर्षों में 1970 के शुरुआती वर्षों में चलता रहा। तो तब तक ये स्थिति थी। लेकिन आज की जो सिचुएशन है उसको मैंने 5 ऐसे टारगेट्स इनके मैंने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की। जो अटैक ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट इन सीकिंग टू ओवरथ्रो इट, राज्य की जो संसाधन है उन पर ये अटैक करते हैं। ऑफिशियल्स और सोल्जर्स, जो राज्य के ऑफिशियल्स हैं, स्टेट के जो ऑफिशियल्स हैं, उनके जो सोल्जर्स हैं उन पर अटैक करते हैं, पुलिस पर, पैरामिलिट्री पर करते हैं।
अटैक ऑन सिविलियन हु आर ऑफ द डिफरेंट क्लास, जो दूसरे वर्ग से, दूसरे बैचारकी को सब्सक्राइब करने वाले लोग होते हैं, ये उनको अपना टारगेट बनाते हैं। वो गरीब या कोई सामान्य आदमी भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो कैपिटलिस्ट, कैम्पराडोर, बुर्जुआ या इम्पेरियलिस्ट या फ्यूडलिस्ट हो। अटैक ऑन द मेंबर ऑफ देयर क्लास हु डू नॉट सब्सक्राइब देयर आइडियोलॉजी, यानी कि ऐसे लोग जिन्होंने इनकी आइडियोलॉजी को सब्सक्राइब नहीं किया है, या ऐसे लोग जो पहले मावोइस्ट थे, बाद में उन्होंने सरेंडर कर दिया या इस पूरे आउटफिट से खुद को अलग कर लिया, वो लोग भी इनके अब टारगेट्स हैं। इसके अलावा अटैक्स ऑन कॉन्ट्रैक्टर्स, ट्रेडर्स, आउटसाइड लेबरर्स टू सीकिंग द लेवी, ये लेवी लेते हैं, इनसे प्रोटेक्शन मनी के रूप के नाम पर लेवी लेते हैं, और उसके माध्यम से ये जो है जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, और जो बाहर से उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं जो लेबर्स हैं, उनसे ये पैसा लेते हैं उनकी सुरक्षा के नाम पर। तो एक तरह से देखें तो ये हिंसा का ही एक प्रसार है, उस हिंसा का एक जो क्षेत्र है उसको लंबा करने की प्रक्रिया है, जो कहीं से कहीं तक असमानता और जो है न्याय और इन तमाम चीज़ों को एस्टैब्लिश करने की बात नहीं करती है। इसके बाद मैंने अपने इस अध्याय में उन थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स पर बात की है जिनके आधार पर भारत में माओवादी हिंसा को समझने की जो है सैद्धांतिक कोशिश की गई है। तो सबसे पहले जो कोशिश हुई वो इस पूरे नक्सलाइट वायलेंस को समझने की, माओवादी वायलेंस को समझने की, वो सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से ही, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर इशू को मानना, इसमें देखा गया कि एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, अगर लॉ एंड ऑर्डर को सुधारा जाए तो इस समस्या का समाधान हम पा सकते हैं। लेकिन शुरुआती दशक यानी कि 1970 के दशक में जब पैरामिलिट्री और दूसरे अन्य फोर्सेस लगा करके भारत के नक्सलवादी आंदोलन को क्रश किया गया, उसको दबाया गया, तो वो एक बॉडी के रूप में, एक पॉलिटिकल पर्पस के रूप में समाप्त तो हो गया, लेकिन एक शोल के रूप में अपनी जो है वो बना रहा, और उसका एक जो इसेंस था वो बचा रहा, जो बाद में दिखाई पड़ा। तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम की अपनी कुछ और भी समस्याएं थी, जिस पर इसमें विथ कॉन्टेक्सचुअल प्रूफ के साथ इस बात को रखा गया है, जिसमें बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स भी हैं, जिन्होंने इस बात को स्वीकारा है टाइम पर कि केवल जो है लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ के नज़रिए से इसको देखा जाना पर्याप्त नहीं है। दूसरा है सोशियो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, जिसे बीनिंग हार्ट्स एंड माइंड कहा गया, कि सामाजिक और जो आर्थिक परिस्थितियां हैं उनमें जो समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाए, और उसके आधार पर जो है आम जनता का जो है दिल और दिमाग जीतने की राज्य द्वारा कोशिश की जाए। बहुत देर में इस चीज़ को अपनाया गया, और 2009 में भारत सरकार ने इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान के माध्यम से इस विनिंग एंड हार्ट्स एंड माइंड्स की प्रक्रिया शुरू की। लेकिन परेशानी ये भी थी कि केवल हार्ट्स एंड माइंड्स विनिंग की प्रक्रिया सोशियो इकोनॉमिक इशूज़ को एड्रेस करने की कोशिश जब स्टेट के द्वारा किया गया, तो नक्सल आउटफिट्स ने, माओइस्ट आउटफिट ने इसमें बाधा डालने की कोशिश की, परेशान और चुनौती खड़ी की। तो राज्य को पुनः लॉ एंड ऑर्डर पर्सपेक्टिव पर काम करना पड़ा, या सिक्योरिटाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाना पड़ा। और अगेन जो सिक्योरिटाइजेशन की या लॉ एंड ऑर्डर पर्सपेक्टिव की जो परेशानियां थी, जो चुनौतियां थी, जो उसकी अपनी लिमिटेशंस थी, वो सोशियो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव को सफलतापूर्वक काम करने में जो है चुनौती खड़ी थी। उसके बाद इसमें ग्रीड एंड ग्रीवांस पर्सपेक्टिव की बात की गई है, जिसमें ग्रीड पर्सपेक्टिव पॉल कोलियर का, और ग्रीवांस का जो पर्सपेक्टिव है वो फ्रांसिस स्टुअर्ट का है, जिसमें जो है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इनइक्वालिटी पर बात करते हुए किस तरीके से जो ग्रीड पर्सपेक्टिव है पॉल कोलियर का, वो भारत के माओवादी आंदोलन को किस तरीके से उसके पर्सपेक्टिव में कैसे देखा समझा जाना चाहिए, उस पर चर्चा की गई है। और साथ ही साथ जो ग्रीवांस पर्सपेक्टिव है फ्रांसिस स्टुअर्ट का, उसमें भी जो है उसके आधार पर इसको कैसे देखा जाए, तो ये भी एक अच्छा हिस्सा है थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव, जिसके माध्यम से इसको जो है भारत के माओवादी संघर्ष को समझा जाने का प्रयास किया जा सकता है, या माओवादी हिंसा को समझने का प्रयास किया जा सकता है। मैंने
इसमें जो है इन दोनों ही अप्रोच के जो कुछ फ्लॉज हो सकते हैं, उनकी जो अपनी कमियां हो सकती हैं, उन पर भी चर्चा की है। और आप इस चैप्टर को पढ़ें और तो आपको ये बात बहुत स्पष्ट समझ में आएगी। एक हिंसा को समझने की, इस तरह के हिंसक संघर्षों को समझने का एक रिलेटिव डिप्राइवेशन थ्योरी जो ट्रेड गर के द्वारा दी गई है, ट्रेड रॉबर्ट गर के द्वारा, उसको भी उस पर भी चर्चा की गई है। और उसके पर्सपेक्टिव में किस तरीके से जो है जो माओइस्ट जो इंसर्जेंसी है भारत की, उसको देखने का प्रयास किया गया और इसके भी लिमिटेशंस पर बात की गई है। तो जो 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 मतलब वैल्यू एक्सपेक्टेशन और जो कैपेबिलिटीज़ हैं, वैल्यू कैपेबिलिटीज़ हैं, उनके बीच के जो डिफरेंसेस हैं, उसकी वजह से उठने वाले जो डिप्राइवेशन हैं, उससे जो एक हिंसक गतिविधियाँ जन्म लेती हैं, ऐसा जो है ट्रेडगर का मानना है। उसके पर्सपेक्टिव में भी माओइस्ट वायलेंस को देखने का प्रयास किया गया है और उसकी भी कमियों को जो है कुछ उदाहरण के माध्यम से, जैसे धारावी में, मुंबई में जो धारावी का स्लम है, या फिर और जो दूसरे रीजन्स हैं, जैसे भारत का बुंदेलखंड का क्षेत्र है, तो जहाँ पर रिलेटिव डिप्राइवेशन की स्थितियाँ बड़े पैमाने पर मौजूद हैं, लेकिन इस तरह का कोई ऑर्गेनाइज्ड वायलेंट आउटफिट वहाँ काम नहीं कर रहा है। तो निश्चित तौर पर माओवादी हिंसा को इस पर्सपेक्टिव से भी समझने की कोशिश जो है थोड़ी जो है पर्याप्त नहीं है। वो एक सीमित संदर्भों में ही भारत की माओवादी हिंसा की समझ दे पाती है। फिर स्ट्रक्चरल वायलेंस का जो पर्सपेक्टिव है, जिसे जोहान गाल्टुंग ने डेवलप किया है, उसके माध्यम से भी समझने की कोशिश की गई है। और बाद में एक ह्यूमन सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव पर भी बात इस चैप्टर में की गई है और ये बताने की कोशिश की गई है कि ह्यूमन सिक्योरिटी का जो पर्सपेक्टिव है, वो किस प्रकार से एक एंटीडोट हो सकता है माओइस्ट वायलेंस का। ह्यूमन सिक्योरिटी का जो यूएनडीपी का अप्रोच है, जिसमें 7 डायमेंशनल सिक्योरिटीज़ की बात की जाती है, उन पर विचार करते हुए स्टेट के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पर फोकस किया गया है और ये बताने की कोशिश की गई है कि फ्रीडम फ्रॉम फियर और फ्रीडम फ्रॉम वांट और पीपल सेंटर सिक्योरिटी अप्रोच के साथ साथ डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स को स्टेट जब तक वहाँ स्टोर नहीं करेगा, तब तक जो है इस तरह के आउटफिट और इस तरह की हिंसक गतिविधियाँ जो है लोगों को रोमांटिसाइज करती रहेंगी और इसका कोई वाजिब समाधान नहीं मिलेगा। कई बार तो स्टेट का जो काउंटर पर्सपेक्टिव है इस पूरे माओवादी हिंसा का, वो यही है। शुरुआत में तो उन्होंने सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से, लाइन ऑर्डर पर्सपेक्टिव से काम किया, लेकिन अभी जो इंडियन स्टेट का पर्सपेक्टिव है, उस पर भी इस चैप्टर में, इस अध्याय में चर्चा की गई है। इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि राज्य जो है अपने पुराने जो टैक्टिक्स हैं, जिसके माध्यम से वो नक्सलाइट इंसर्जेंसी को या माओइस्ट इंसर्जेंसी को टैकल करने का प्रयास कर रही है, उसको उसने जो है 360 डिग्री चेंज किया है। और सिक्योरिटाइजेशन की प्रक्रिया के साथ साथ जो है जो ह्यूमन सिक्योरिटी का जो डायमेंशन है, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी के साथ साथ जो है ह्यूमन सिक्योरिटी का जो डायमेंशन है, उसका एक जो है जुडिशियस मिक्स बना करके सिक्योरिटी मेजर के साथ जो है इस समस्या का समाधान करने के लिए स्टेट जो है आगे बढ़ रहा है। तो जो काउंटर पर्सपेक्टिव है जो है स्टेट का, वो अब जो है मनरेगा, पंचायत राज एक्सटेंशन एक्ट, पेशा और दूसरे अन्य जो है जो तरीके हैं या दूसरे अन्य जो माध्यम हैं, उनके उनके माध्यम से जो है उस क्षेत्र में डेवलपमेंट के डेवलपमेंट का प्रयास कर रहा है। और सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर को भी जो है उसने मैनेज करने की और उस पर काम करने की कोशिश कर रही है, ताकि इफ़ेक्टिवली जो है इस पूरे वायलेंट आउटफिट के एग्जिस्टेंस को जो है समाप्त किया जा सके। माओइस्ट लोग ये कहते हैं कि उनका पूरा जो वायलेंस का जो उनका पूरा काम है, वो स्टेट के वायलेंस को काउंटर करते हैं और उनका मानना है कि स्टेट जो है, अभी भी वो मानते हैं कि इंडियन स्टेट का जो नेचर है वो सेमी फ्यूडल कॉलोनिस्ट स्टेट है, जो कि ग्रॉसली गलत है। इंडियन स्टेट के नेचर के बारे में उनका
पर्सपेक्टिव गलत है और उसी पर्सपेक्टिव के आधार पर वो अपने इस पर्सपेक्टिव के आधार पर थ्रेट का परसेप्शंस क्रिएट करते हैं उस रिमोट रीजन में जहाँ पर वो काम कर रहे होते हैं। तो एक्चुअली जोग्राफिकल टेरेन बहुत मायने रखता है, जहाँ पर डेंस फॉरेस्ट हो, पहाड़ हो, छिपने की जगह हो, जो गुरिल्ला वारफेयर के लिए बहुत बेहतर होती है। और निश्चित तौर पर ऐसे रीजन थोड़े से अंडर डेवलप्ड होते हैं क्योंकि हार्ड टू रीच होते हैं। तो वहाँ पर थ्रेट के परसेप्शंस को क्रिएट करने में और वायलेंस के फिनोमिनन्स को आगे बढ़ाने या उनको करने में माओवादी लोगों को काफ़ी सहूलियत मिलती है। तो वो अपना एक जो पर्सपेक्टिव, जो काउंटर वायलेंस का पर्सपेक्टिव बना रखा है, जो एक प्रोपेगेंडा का पर्सपेक्टिव जिन्होंने डेवलप कर रखा है, उस पर भी इस पर चर्चा की गई है। और जो इस चैप्टर में अंतिम भाग में इसी बात पर चर्चा की गई है कि वो जिस न्यू डेमोक्रेसी या नए लोकतंत्र का सपना वहाँ के लोगों को, आम नागरिकों को दिखा करके और उनको हिंसा की गतिविधियों में लगातार उनको संलिप्त करा रहे हैं, उनको जोड़ रहे हैं, और राज्य की जो विकास की नीतियां हैं, राज्य के जो अपने प्रयास हैं, उन स्ट्रक्चरल जो एडवर्स कंडीशंस हैं उनको टैकल करने की, उनको रोकने में जो माओवादियों का जो प्रयास है, वो निश्चित तौर पे अलग तरह की जो है वंचना और अभाव की परिस्थितियों का निर्माण कर रही है। कुल मिलाकर के माओवादी लोग या माओवादी अपनी हिंसा के माध्यम से ऐसे या अपने थ्रेट परसेप्शंस के जो क्रिएट कर रहे हैं उसके माध्यम से एक अनएंडिंग वाइस जो साइकिल है, एक कभी न समाप्त होने वाले एक हिंसा के चक्र की शुरुआत कर रहे हैं। ये कर रहे हैं क्या, कर ही दिया है, जो एक बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस, कॉमन पीपल और खुद नक्सल के आउटफिट के जो लोग हैं जो उसमें काम कर रहे हैं वो मारे जाते हैं। तो हर साल एक ठीक ठाक जो है संख्या में सिविलियंस, आम नागरिक, पुलिस पर्सनल, पैरामिलिट्री के लोग और इस तरह के जो माओवादी आउटफिट में काम कर रहे हैं उनकी जो है जीवन समाप्त हो रहे हैं। और साथ ही साथ जो है आम लोगों की जो जीवन की परिस्थितियां हैं वो भी जो है दांव पे लगी हुई हैं, जीवन स्थितियां दांव पे लगी हुई हैं। लाइवलीहुड चैलेंजेस खड़े हो रहे हैं। जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, जो इंटीरियर विलेजेस में जो सरकारी स्कूल बना रखे गए हैं, उन सबको माओवादी लोग जला देते हैं। और तो शिक्षा की जो समस्याएं खड़ी हो रही हैं और अलग अलग तरह की जो मानव सुरक्षा की या मानव स्वतंत्र की जो चुनौतियां खड़ी जो है कर हो रही हैं, या फ्रीडम फ्रॉम फियर का जो अप्रोच है वो नहीं काम कर रहा है, और वो एक तरह से फियर क्रिएट कर रहे हैं। उस फियर के क्रिएट होने के साथ साथ जो है फ्रीडम फ्रॉम वांट की जो सिचुएशन है वो भी जो है दांव पर लग रही है। तो कुल मिलाकर के इस अध्याय में राज्य के उन प्रयासों पर भी, उनकी नीतियों पर, उनके प्रयासों पर भी चर्चा की गई है, और उन माओवादियों द्वारा उनके उन राज्य के प्रयासों के सामने जो चुनौतियां खड़ी की जा रही हैं उन पर भी चर्चा की गई है। तो मेरे ख्याल से इन मैंने 1-2-3 सालों में भारत के माओवादी जो हिंसा है उस पर जो कुछ किताबें आई हैं उनमें से ये भी एक प्रमुख किताब है। और इसमें और भी अध्याय हैं, लगभग 13 अध्याय इसमें हैं, जिसको विभिन्न लोगों ने लिखा है और भिन्न भिन्न पर्सपेक्टिव के साथ लिखा गया है। तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि न सिर्फ मेरा अध्याय बल्कि इस किताब को खरीदें और इसके सारे चैप्टर्स पढ़ें और एक पर्सपेक्टिव डेवलप करने की कोशिश करें कि किस तरीके से जो है भारत का जो यह अतिवादी जो आंदोलन है, इस हिंसक आंदोलन है, वो किस प्रकार से मानव जीवन के और राज्य की व्यवस्था के विभिन्न जो पक्ष हैं उनके लिए अलग अलग तरह की चुनौतियां खड़ी कर रहा है। सो बहुत बहुत धन्यवाद।